दोनों भाइयों किशोर और रमेश का घर आमने सामने ही था। किशोर अपनी पत्नी जानवी और बेटी नीलिमा के साथ रहता था। वहीं रमेश अपनी पत्नी आरती और बेटी कविता के साथ। जहां किशोर की फैमिली एक मॉडर्न फैमिली थी, वहीं रमेश की फैमिली पुराने ख्यालों वाली फैमिली थी। सुबह का समय था। नीलम कॉलेज जाने के लिए जीन्स टॉप और क्रॉप टॉप पहनकर तैयार होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा नाश्ता करके तो जा। नहीं माँ, मुझे देर हो जाएगी, मैं रास्ते से कुछ खा लूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कविता सुबह उठकर पहले अपने माता पिता के लिए नाश्ता बनाती है। उसके बाद एक सिंपल सा सूट और एक बिंदी लगाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर कविता कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद जब कविता जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि नीलिमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ खड़ी थी। नीलिमा कविता को एक सिंपल से सूट और बिंदी में देखते ही कहती है, अरे कविता, आज भी तुम वही सिंपल से सूट और बिंदी में चली आई। जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया, लेकिन तुम होगी तुम्हें ड्रेस पहनने का सेंस ही नहीं आया। नीलिमा, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद है और मेरी माँ और पिताजी की तरफ से तो कुछ और पहनने की परमिशन भी नहीं है, तो मैं कोशिश भी नहीं करती। अब बात ही करती रहेगी या क्लास भी चलोगी? नीलिमा काफी एडवांस और मॉडर्न थी और उसे इस बात का घमंड भी था। वो अक्सर कविता को उसके कपड़ों को लेकर ताने मारती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ दोनों की शादी तय हो जाती है। एक दिन कविता नीलिमा को बताती है, तुझे पता है नीलिमा, हम दोनों की शादी एक ही खानदान में हो रही है। ऊपर मैं रहूंगी अपने परिवार के साथ और नीचे तू अपने परिवार के साथ रहेगी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इतना पता करने के साथ साथ तुझे ये भी पता कर लेना था कि तेरे परिवार वाले मॉडर्न तो है ना, वरना वहाँ भी तुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है। इतना बोलकर कविता अब अपने घर में चली जाती है। समय गुजरता है और जल्दी ही नीलिमा और कविता की शादी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर दुल्हन बनकर आ जाती हैं। अगले दिन नीलिमा एक वन पीस पहनती है और खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे देखकर कहती है, अरे बहू, तूने ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं? हमारे घर में बहुएं साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खाना बनाती हैं। जल्दी से जा और साड़ी पहनकर आ जा। जी माँ जी। नीलिमा को अपनी सास की बात अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाती और अपने कमरे में जाकर साड़ी पहनकर पल्लू लेकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कविता सुबह सोकर उठती है और साड़ी पहनती है, साथ ही वो पल्लू भी लेती है और किचन में जाती है। तब उसकी सास वहाँ आती है और उसे देखकर कहती है, कविता बहू, ये क्या, आज के मॉडर्न जमाने में तुम ये साड़ी पहनकर खाना बनाओगी? तुम ऐसा करो कि कुछ हल्का फुल्का सा पहन लो और फिर खाना बनाना। इतनी भारी साड़ी और इतना लंबा घूंघट लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कविता को ये सुनकर अपनी सास के खुले विचारों वाली होने पर आश्चर्य तो होता है, लेकिन साथ ही बहुत खुशी भी होती है। अब वो अपने कमरे में जाती है और एक गाउन पहनकर किचन में आती है। शाम को कविता की सास कहती, बहू जरा छत पर जाकर पेड़ों में पानी डाल दे। आज मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए मैं नहीं गई। और वैसे भी तू छत पर जाएगी तो तुझे अपनी छत देखने को भी मिलेगी। जी माँ जी। कविता अब छत पर जाती है और गमले में पानी डालती है। नीलिमा देखती है कि कविता ने गाउन पहन रखा है। ये देखकर नीलिमा जल जाती है। अरे वाह कविता, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल मॉडर्न हो गई हो, पहचान ही नहीं पा रही मैं तुम्हें। सच कहूँ नीलिमा, तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। अरे तुम कहाँ शॉर्ट्स पहनने वाली अचानक ही मुझे साड़ी में दिख गई। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा अजीब था और नया भी। वैसे तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, अब मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं जोकर लग रही हूँ। इतना बोलकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है और शाम को नीलिमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, कविता की सास काफी मॉडर्न है ना, उनकी बहू भी काफी मॉडर्न कपड़े पहनती है। मॉडर्न नहीं, ऐसे लोगों को बिना संस्कारों वाले लोग कहते हैं, और जिसके अंदर खुद संस्कार नहीं हो वो अपनी बहू को भला क्या ही संस्कार देगी। लेकिन माँ जी, कपड़ों से कोई किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकता। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, इसलिए बोला मत कर फालतू। भावना की बात सुनकर नीलिमा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। नीलिमा, कैसी है तू? हाँ अच्छी हूँ, लेकिन तेरे तो बड़े मजे हैं। तू तो पुराने जमाने से एकदम नए जमाने के घर में आ गई है। हाँ यार, ससुराल वालों की मेहरबानी है, लेकिन मुझे तेरे लिए बुरा लगता है कि तुझे सिर्फ साड़ी पहनने की परमिशन है। पहले तो कितनी मॉडर्न थी। अब क्या कर सकते हैं, मेरी सासू माँ को मॉडर्न पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। शायद हमारी शादी गलत घर में हो गई। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। क्या पता तेरी सास भी बदल जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे एक दिन भावना अपने बहू और बेटे से कहती है, बेटा, बहू, तुम्हारी मौसी के यहाँ नए घर की ओपनिंग है।
उसने हमें बुलाया है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि नीलिमा के साथ वहाँ चले जाओ। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आप अकेले रह लोगी ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी तो अकेले रहती थी, इस बार भी रह लूंगी, पर उधर जाना जरूरी है। भावना की बात से वो लोग सहमत होते हैं और वो लोग अपनी मौसी के यहाँ चले जाते हैं। अगली सुबह भावना उठकर बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला और कविता दौड़कर ऊपर आते हैं। कविता उसे उठाती है और रूम में ले जाकर लिटाती है। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अभी ठीक लग रहा है बहू। माँ जी, जब तक नीलिमा और उसका पति वापस नहीं आ जाते तब तक आप आराम कीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। मेरे होते हुए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आपकी बहू काम से बाहर गई है, लेकिन आपकी दूसरी बहू इसी घर में है। अब कविता अगले 2 दिन तक भावना का बहुत ख्याल रखती है और इस तरह भावना बिल्कुल ठीक हो जाती है। 2 दिनों बाद जब नीलिमा और सोहन वापस आते हैं तो भावना उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है, नीलिमा बहू, मुझे लगता था कि जो लोग संस्कारी कपड़े पहनते हैं वही संस्कारी होते हैं, लेकिन कविता ने मेरा सारा भरम तोड़ दिया। आज मुझे समझ में आया कि संस्कार कपड़ों में नहीं बल्कि इंसान की फितरत से है। बहू, आज के बाद तू भी आजाद है। तुझे जैसे कपड़े पहनना है, जैसे रहना है, तू वैसे रह, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। और इस तरह भावना की सोच अब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और कविता और नीलिमा दोनों बहनें खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। शाम हुई तो कविता रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में गई। उसने फ्रिज खोला तो थोड़ा परेशान हो गई। तभी उसकी सहेली मंजू मिलने आ गई। अरे, तो फ्रिज में कहाँ घुसी हुई है? चल मेरे लिए कप गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय बना बढ़िया सी। वैसे तूने शाम की चाय पी ली क्या? अभी नहीं, अभी तो सोकर उठी थी। दोपहर में माँ जी सत्संग में गई और नीलू कॉलेज थी, तो मैं थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए सो गई। बस सब्जी ढूंढ रही थी कि क्या बनाऊं। मैं तो भरवा भिंडी बनाकर आई हूँ, बस साथ में रायता डाल लूंगी तो हो गया रात का खाना। यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे घर में एक सब्जी नहीं बल्कि 2 सब्जी बनती हैं। 2 सब्जी पर कभी कभी बनती होंगी ना? कभी कभी नहीं, रोजाना ही 2 सब्जी बनानी पड़ती है। माँ जी सूखी सब्जी खाती हैं और नीलू को हमेशा तरी वाली सब्जी चाहिए। अगर इन दोनों को पसंद की सब्जी ना मिले तो दोनों खाना ही नहीं खाती हैं। मतलब तू सास के लिए सूखी सब्जी और ननद के लिए तरी वाली सब्जी बनाती है? पागल है क्या? बेवकूफ बनी हुई है तू तो। ऐसा कौन करता है हर समय 2-2 सब्जी बनाने का? इतनी नखरे दोनों की तो लगा ले खाना बनाने वाली, तू इनकी नौकरानी थोड़ी है। बस बस छोड़ गुस्सा, मैं जानती हूँ तू मेरी बचपन की सहेली है, इसलिए मेरी इतनी फिक्र करती है। चल छोड़, आज चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो रही है। कुछ देर बाद मंजू चली गई। कविता को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बनाए। कुछ देर बाद उसकी सास और ननद घर आए तो कविता ने उन्हें खाना पूछा। नीलू, खाना लगा दूं? क्या बनाया भाभी? तरी वाली सब्जी बनाई है ना? हाँ हाँ, वही बनाई है। सूखी नहीं बनाई? सूखी भी बनाई है। नहीं बनाती तो बातें ना सुनती। पहली बार कविता के मुंह से ऐसा कुछ निकला था। शायद कुछ देर पहले मंजू की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। कविता ने बात को संभाला। वो, मेरा मतलब है मैं आप दोनों की पसंद का खाना ना बनाऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंद की सूखी अरबी, और नीलू ये तुम्हारे लिए तरी वाली अरबी। तरी वाली अरबी? भाभी, आपको पता है मैं तरी वाली अरबी नहीं खाती हूँ। नीलू, तुमने तरी वाली सब्जी कहा था, अब तरी वाली सब्जी बना दी है तो तुम कह रही हो कि अरबी नहीं खाओगी। अब ये तो मुझे नहीं पता ना नीलू, मैंने तो सूखी अरबी माँ जी के लिए बनाई और तरी वाली तुम्हारे लिए बना दी। अब अलग अलग सब्जियां बनाओ तो सही है, पर अलग अलग किस्म की सब्जियां बनाना हमेशा तो नहीं होता ना। सही किया बहू, बिल्कुल सही किया। सूखी अरबी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपको तो माँ अच्छी लगेगी क्योंकि सूखी अरबी घर में सब खा लेते, पर तरी वाली अरबी बनाकर भाभी ने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। भाभी प्लीज कल कोई ऐसी तरी वाली सब्जी मत बनाना जो मुझसे ना खाई जाए। सुनिए, आपको क्या दूं, सूखी या तरी वाली? मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं तो सब खा लेता हूँ। कविता को उसकी सहेली मंजू जो आइडिया दे गई थी वो कामयाब नहीं हुआ। मंजू, तूने मुझे कहा था सूखी अरबी बना रही हूँ तो थोड़ी सी वही अरबी तरी वाली कर दूं, पर नीलू ने मुंह बना लिया। मुझे कुछ और सोचना होगा। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू कल मेरे साथ चल, मैं तुझे कहीं लेकर चलती हूँ। अगले दिन मंजू कविता को एक साधु बाबा के पास ले गई। ये तू मुझे कहाँ ले आई है? ये बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं, हो सकता है इनके पास तेरी परेशानी का कोई हल हो। चल चलते हैं, तो उनसे सारी बात कह देना। कविता ने साधु बाबा से अपनी परेशानी कही। साधु बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ,
ये तो तेरे संस्कार अच्छे हैं जो तू अपनी सास और नंद की पसंद का ख्याल रख रही है, वरना आजकल की बहुएं ससुराल वालों के इतने नखरे नहीं सहती। तेरी इसी अच्छाई को देखते हुए मैं तुझे एक जादुई कुकर दूंगा। इससे तो सूखी और तरी वाली जो भी सब्जी मांगेगी वो बन जाया करेगी। सच साधु बाबा? हाँ बेटी, ये जादुई कुकर बहुत कमाल का है। पर बाबा। पर ये बेटी, ये कुकर दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी भी दिन 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ तो तुम कुकर में बंद हो जाओगी। इसीलिए ध्यान रहे कि तुम 3 बार से ज्यादा इस कुकर का इस्तेमाल ना करो। कविता, मुझे लगता है 3 बार से ज्यादा तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझे तो दिन में 3 बार ही खाना बनाना होता है। बस तू ध्यान रखना कि उससे ज्यादा कुकर का इस्तेमाल ना हो। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी बाबा, आप मुझे कुकर दे दो। साधु बाबा से कुकर लेकर कविता घर आ गई। कविता ने घर में बोल दिया कि नया कुकर खरीद कर लाई है। अगले दिन से कविता ने जादुई कुकर में सब्जी बनानी शुरू कर दी। जादुई कुकर, मुझे सूखी सब्जी बना दो। अरे वाह! जादुई कुकर, अब तरी वाली सब्जी बना दो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सूखे मेथी आलू, तरी वाला मटर पनीर। कविता सब्जी देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस दिन सबने बहुत शौक से सब्जी खाई। कविता बहू, नया कुकर आने के बाद से सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बन रही है। हाँ भाभी, मटर पनीर बहुत टेस्टी बना है। कविता अब रोजाना तरह तरह की सूखी सब्जी और तरी वाली सब्जी बना बना कर सास और ननद को खिलाती थी। पर कभी कभी किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ऐसे ही एक दिन घर में अचानक कुछ मेहमान आने वाले थे। कविता 3 बार कुकर का यूज कर चुकी थी। अरे बहू, अचानक मेहमान आ रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। सब्जी तो ना सूखी रखी है ना तरी वाली। एक काम करो, फटाफट से एक सूखी और एक तरी वाली सब्जी बना लो। जी माँ जी। कविता को पता था कि जादुई कुकर में वो सब्जी नहीं बना सकती, इसलिए वो पुराने कुकर को अलमारी से निकालने लगी। तभी सास और ननद आ गई। भाभी, आप पुराना कुकर क्यों निकाल रही हो? नया कुकर है तो आप नए कुकर में बनाओ सब्जी, नए कुकर में टेस्टी बनती है। हाँ और क्या, पुराने में क्यों बनानी जब नया कुकर आ गया है तो। रखो इसे वापस। कविता की सास और ननद रसोई से बाहर चले गए। एक बार करके देखूं, क्या पता कुकर में ना जाऊं, करना तो पड़ेगा। कविता ने यही गलती कर दी और जैसे उसने चौथी बार कुकर का इस्तेमाल किया वो कुकर में बंद हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। माँ, पूरे घर में ढूंढ लिया, कविता कहीं नजर नहीं आ रही। भैया, भाभी तो रसोई में खाना बना रही थी, फिर अचानक गई कहाँ? ये कुकर हिल क्यों रहा है? तभी बंद कुकर में से कविता की आवाज आती है। मैं इस कुकर में बंद हूँ। क्या? तुम इस कुकर में बंद हो गई? पर क्यों, कैसे? कविता सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर सास और ननद दोनों को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। ओह बहू, हमें माफ कर दे। तुझसे हमने बहुत उम्मीदें रखी और कभी ये नहीं सोचा कि तुझे कितनी परेशानी होती है। तू हमेशा सबकी पसंद का ध्यान रखती रही। हमने कभी तुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे क्या पसंद है। हाँ भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं हमेशा अपनी पसंद की जिद करती रही, पर ये नहीं देखा कि आप कितना थक जाती हो। अब मैं कभी भी ऐसी जिद नहीं करूंगी। सबने मिलकर साधु बाबा को बुलाने का फैसला किया। थोड़ी देर में साधु बाबा आ गए। लगता है बेटी ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। बाबा, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारी बहू को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जो भी शर्त हो हम मानेंगे। अब से घर में सब मिल बांट कर खाएंगे और बहू पर खाना बनाने का सारा बोझ नहीं डाला जाएगा। सब्जी एक ही बनेगी, या तरी वाली या सूखी, और सब वही खाएंगे बिना नखरे किए। हम वादा करते हैं बाबा। साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और कुकर पर हाथ रखते हैं। अचानक कुकर से तेज रोशनी निकली और कविता बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही कुकर गायब हो गया। घर में सबने राहत की सांस ली। चलो अब मैं चलता हूँ, सदा खुश रहो बेटी। आशीर्वाद देकर साधु बाबा चले गए। अब सच में लग रहा है कि ये मेरा घर है और तू इस घर की रानी है बहू, और मेरी सबसे प्यारी भाभी। सच कविता, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मेरी कविता कहाँ गई। अपने परिवार का प्यार देखकर कविता के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस दिन के बाद घर में रोज एक ही सब्जी बनती, लेकिन सब मिलकर खाते।